नमस्कार, मैं शिवम। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इस साल भी आफत आई है। आसमान रहम नहीं खा रहा और लगातार बरस रहा है। आलम यह है कि पिछली साल आई आपदा की यादें फिर ताज़ा हो गई हैं। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और स्थानीय लोगों को तो बस भगवान का ही आसरा है। पानी से हुई सबसे ज़्यादा तबाही पौड़ी में नजर आती है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको पानी से हुई तबाही के निशान नजर आएंगे। बात नदियों की करें तो उनका रौद्र रूप डरा रहा है। जो कल तक कलकल करती थीं आज गरज रही हैं। यही सब है उत्तराखंड के हालात इस वक्त पहाड़ों की हकीकत यही है। हम अपनी इस पेशकश में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार हो रही बारिश पहाड़ों पर किस कदर कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से उफनाई गंगा ने एक बार फिर हरिद्वार की तहसील लक्सर के खादर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। बड़े जलस्तर और शेरपुर बेला में तटबंध टूटने की वजह से क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इसमें कलसिया, डुमरीपुरी, बालावाली, शेरपुर बेला, दावकी, खेड़ा और मड़ाबेला गांव शामिल हैं। इन गांव में करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। करीब 30,000 की आबादी वाले इस इलाके में लोग बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और वो घरों में कैद हो गए हैं। एनडीआरएफ और आपदा नियंत्रण दल की टीमों ने अलग अलग जगहों से करीब 35 लोगों के वहां से बचाया है, 35 लोगों को। साथ ही डीएम ने अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर वहां का दौरा किया और राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। तो ये हालात हैं वहां पर। जो पूरा इलाका है नदियों की चपेट में आया हुआ है, बाढ़ की चपेट में आया हुआ है और गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर उत्तराखंड में परेशानी का सबब लगातार बनता जा रहा है। फसल के नुकसान जो भी गांव में जो नुकसान हुआ है उसको आंकलन करके तत्काल उनको मुआवजा देने की हमने निर्देशित कर दिया। इस संबंध में मैंने एडवांस पैसा भी हमने जो है इनको दे दिया है। तहसील में अभी पैसा पड़ा हुआ है। तत्काल आप इनको जो है तुरंत आज आंकलन करेंगे तो कल तक आपको चेक बांट दिया जाएगा। और इसके अलावा कादियान के लिए भी हमने जो है डीएसओ को कह दिया है, जितने भी उसमें जो है प्रभावित लोग हैं उनको सबको कादियान देने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। तो उत्तराखंड में हालात बेहद खराब हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में हर साल इस तरह से नदियां रौद्र रूप क्यों धारण कर लेती हैं, क्यों इतना भूस्खलन होता है और क्यों लोगों की परेशानी हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप वेदपाल जी हैं, उत्तराखंड को बेहद करीब से समझते हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड की चीज़ें बदल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में हर साल 2013 का वाकया सभी को याद होगा, भूलने वाला नहीं था। इस साल भी हालात लगभग वैसे ही होते चले जा रहे हैं। देखिए शिवम, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, इतने दरक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ताश के पत्तों की तरह जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ जो है ढेर है। मैंने अपने जीवन में जितना उत्तराखंड को देखा है, उत्तराखंड के पहाड़ काफी मजबूत हुआ करते थे, लेकिन ये जो नदियों के किनारे लोगों ने बसना शुरू कर दिया, नदियों के किनारे जो आबादी आ गई है, उससे क्या है कि ज्यादा जो नदी का पानी है वो सीधा घरों तक पहुंच रहा है। पहले हम देखा करते थे कि नदियों के किनारे इतने मकान, इतनी कॉलोनियां नहीं हुआ करती थी। अब जैसे जंगल खत्म हुए, जैसे जैसे आदमी ने सुविधा संपन्न होने लगा तो उसने नदियों के किनारे रिहायश करनी शुरू कर दी। उसी का नतीजा है कि सबसे पहले अगर कोई नुकसान होता है तो नदियों के किनारे की आबादी का होता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं, हरिद्वार कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी तबाही। अब देखिए कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पे लोग घिरे हुए हैं पानी से। पहाड़ों की हरिद्वार से मैदानी इलाका शुरू हो जाता है गंगा का। वही, और हरिद्वार में आप देखिए कि तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना जीना दूभर हो गया वहां पे आम आदमी का, किस तरह से लोग वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। पैदल चलना तो छोड़िए, गाड़ियां फंसी हुई हैं वहां पे। और जो डीएम है, खुद प्रशासनिक अधिकारी ट्रैक्टर में सवार होकर हालात का जायजा ले रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हरिद्वार में कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे लोग। प्रदीप जी, एक और चीज बहुत परेशान करती है। 2013 में तमाम तरह के सर्वे किए गए, तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह के शोध हुए कि आखिर हिमालय पर ये सब क्यों हो रहा है और लगातार हिमालय लोगों के लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आज 2014 में एक साल बाद जब इस तरह के हालात वहां पैदा हुए हैं, हमने कुछ उस साल से कुछ सीखा है इस बार क्या, कि सब कुछ वैसा ही है? नहीं, देखिए, अगर सीखा होता तो उत्तराखंड में जो तबाही आई थी 2013 में, उसके सबक भारत के और राज्यों ने लिए।
और राज्यों ने आपदा के समय कैसा निपटा जाता है वो सबक उत्तराखंड से लिए। लेकिन अफसोस की बात है, चिंता की बात है और सबसे दुख की बात यह कि उत्तराखंड का जो प्रशासनिक अमला है उसने 2013 की त्रासदी से कुछ नहीं सीखा, उसने 2011 की त्रासदी से कुछ नहीं सीखा। 2010 में जो सुमगढ़ में जो हादसा हुआ था, सुमगढ़ में एक स्कूल में हादसा हुआ था, बागेश्वर जिले में एक जगह सुमगढ़, वहां 18 बच्चे दफन हो गए थे दिन के टाइम पे, वहां पे बादल फटा था। तो इतनी वारदातें हो रही हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड प्रशासन जो है एक तरह से पंगु साबित हो रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या नजर आता है, यह अपंगता क्यों है? क्या उनके पास ऐसी कोई नीतियां नहीं है? क्या हम लोग उस स्तर तक पहुंचे नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे उन चीज़ों को सुधारा जा सके, या फिर वहाँ के जो लोग हैं जहाँ पर अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं उनको कहीं दूसरी जगह पर बसाया जा सके? देखिए, आपके सवाल का मैं सिलसिलेवार उत्तर दूंगा। सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। उत्तराखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना हुआ है उसने प्रशासनिक इकाइयों को एक तरह से ठीक से काम नहीं करने दिया और ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए हैं सरकार पे। जब नौकरशाह हावी हो जाएंगे तो वो अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है, सब जानते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला तब हरकत में आता है जब कोई घटना घट जाती है। अभी आप देखिए, पौड़ी में जो घटना घटी है उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को उस गांव का नाम तक मालूम नहीं था, वहां पहुंचने में टाइम लग गया और एक ही जवाब होता था कि रास्ते टूटे हुए हैं, रास्तों में पत्थर गिरे हुए हैं, हम कैसे जाएं। तो जब हम कैसे जाएं कि वहां पे एक बात होती है तो कुल मिला के फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है कि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति वहां के नौकरशाहों में नहीं है और नौकरशाह हावी हो गए सरकार पे और इसी का खामियाजा निर्दोष, निरीह और गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता भी अपंग महसूस कर रही होगी अपने आप को इस वक्त, क्योंकि मौसम तो लगातार परेशानी का सबब बना हुआ ही है उत्तराखंड में। एक चीज़ और भी है, हिमालय का स्वभाव भी है कि वो बनता बिगड़ता रहा है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसके वो बनता बिगड़ता रहा है। लेकिन क्या हम उसके स्वभाव के साथ खुद को बदल पाए हैं? क्या हमने वहाँ पर इतना ज़्यादा आबादी खड़ी कर दी, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से हो और चाहे वो कुछ भी हो, इतने ज़्यादा वहाँ लोग पर्यटक जाने लगे। अब जब नई सरकार आई है उसने ये कहा है कि उत्तराखंड और हिमालय रेंज को पर्यटक के आधार पर विकसित किया जाएगा। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है और उस पूरे हिस्से को हिमालय के एक पर्यटक क्षेत्र के तौर, और वो है भी, खूबसूरती है भी वहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा और अतिक्रमण होगा तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह होगा? बिल्कुल। देखिए, प्रकृति के साथ आप जितना ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो आपको उसका खामियाजा इसी रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्यटक स्थल, एक तीर्थ स्थल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन तीर्थाटन जब जो है पर्यटन हो जाए तो फिर प्राकृतिक रखरखाव नहीं हो पाता। अब देखिए, जो वहाँ के मंदिर हैं उन मंदिरों में लोग तीर्थाटन के लिए जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन होता है। पर्यटन में वो अपने साथ पानी की बोतलें ले जाते हैं, अपने साथ जो है कि वो है पॉलीथीन ले जाते हैं और तमाम तरह की चीजें वहीं छोड़ आते हैं। उससे क्या है कि वहाँ का पूरा वातावरण, पूरा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है और फिर हलचल होती है। आपने कहा हिमालय का जो स्वभाव है बनने बिगड़ने का है, तो हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन देहरादून से हमारे सहयोगी अमित नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून में भी हालात अच्छे नहीं है और वहाँ पर फिलहाल आज दिन में मौसम साफ रहा। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी अमित, किस तरह की अब वहाँ क्या स्थिति है? अब गृह मंत्री ने दौरा खत्म कर लिया है अपना, वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या मौसम अभी बिगड़ने लगा है दोबारा से या फिर साफ है? नहीं, अभी तक सर ये मौसम अभी तक साफ था, लेकिन अभी थोड़ा सा बिगड़ने लगा है। लेकिन गृह मंत्री का दौरा अभी जारी है। हाँ। क्योंकि अभी जो दिन में बात हुई थी तो उस समय गृह मंत्री लेट हो गए थे, तो इस समय जो पहुंचे हैं 4:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचे हैं वो, और 5:30 बजे करीब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मीटिंग चल रही है उनकी। तो अभी यहाँ से बातचीत चल रही है, अभी इस पर बातचीत कर रहे हैं वो कि आपदा के समय यहाँ पर कितना मुश्किल हुआ और क्या क्या वो कैबिनेट मतलब अब मीटिंग चल रही है और उसके बारे में वो जायजा लेने के लिए बैठे हुए हैं। अमित, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि राजपुर रोड इलाके में जो 7 लोग दब गए थे, जो 700 मिले थे, अब उस इलाके की क्या स्थिति है? वहाँ रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है?
हाँ, देखिए वहाँ रेस्क्यू तो काम कल ही पूरा हो गया था 2:30 बजे के करीब, लेकिन वहाँ पर जो दबे होने की आशंका जताई गई थी, 13 लोगों की आशंका जताई गई थी, जिसमें कि 8 लोग निकाले गए थे, 7 के शव निकाले गए थे और एक महिला जिंदा निकाली गई थी, जिसका उपचार से दोनों अस्पताल में चल रहा है। तो लेकिन वहाँ पर जो भूस्खलन हुआ था काफी मात्रा में हुआ था, वहाँ पर जो लोग काफी मात्रा में जो अगल बगल के जो लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है और जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे स्कूल वगैरह में उनको रखा गया है अभी फिलहाल के लिए। अमित, सवाल आपसे यह है कि पर्यटन पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि मसूरी का जो सीजन है, टूरिस्ट सीजन है मसूरी का और देहरादून का, क्या पर्यटक उस तादाद में आ रहे हैं या फिर लोग ठिठक गए हैं, लोग झिझक गए हैं या लोग फिर डर महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले बात होती थी, लेकिन मसूरी का या आपदा के बाद में मसूरी थोड़ा सा काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था कि ऊपर जाने के लिए पर्यटक नहीं जा रहे थे, नैनीताल वगैरह नहीं जा रहे थे, तो मसूरी का काफी अच्छा रिस्पांस मिला इस साल। अभी 2-3 महीने में काफी यहाँ पे पर्यटक आया है, लेकिन जब से ये अभी तो हाल के 2-3 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, हाल के 2-3 दिन में जब से ये बादल फटने की घटनाएं खासकर देहरादून और पौड़ी में, हाल के 2-3 दिनों में क्या स्थिति है? सर, हाल के दिनों में जो स्थिति है, पर्यटक तो यहाँ से बिल्कुल वाइंड ऑफ कर चुका है कि बहुत कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश के कारण जो रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग ने, उसके लिए बारिश का लगातार होना और मौसम का खराब होना, इस पर काफी पर्यटक वापस चले गए हैं और पर्यटकों का थोड़ा आवागमन कम हो गया है। चलिए अमित, ये तो बात पर्यटकों की, आपकी क्या मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है? आने वाले 24 घंटों के बारे में क्या कुछ भविष्यवाणी है उनकी? देखिए, वैसे तो 4 दिन पहले भी और परसों भी है हमारी बातचीत हुई थी और कल भी बात हुई थी हमारी आनंद शर्मा जी से। उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तराखंड में खास तौर पर के बारिश का काफी मात्रा में होगी और इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है, जिसके लिए शासन को प्रशासन को लगाया गया है, आपदा प्रबंधक को भी साथ में लिया गया है, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अमित, आप ही के देहरादून जिले में जगह पड़ती है ऋषिकेश। ऋषिकेश में खबर है कि परमार्थ निकेतन तक पानी आ गया है। ऋषिकेश के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश में जो परमार्थ निकेतन तक पानी पहुंच गया है, वो खाली उसमें काफी मात्रा में पानी, ऊपर से बहुत बारिश हो रही के कारण पानी बढ़ गया है, उसका स्तर बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ गया है और निशान खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। और परमार्थ की जो सीढ़ियां बताई जा रही हैं, तो कम से कम 4-5 सीढ़ियां डूब गई हैं उसकी, और लगातार पानी बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। आज थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कल शाम तक की जो था उसमें बढ़ रहा था। उधर त्रिवेणी घाट और बैराज इलाके के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? त्रिवेणी घाट पर सर ऐसा है कि वहां पर भी जलस्तर बढ़ रहा था कल रात तक, तो लेकिन आज मौसम थोड़ा साफ रहा है, बारिश कम हुई है, कम ही इलाकों में बारिश हुई है, दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है। बाकी यहाँ पर जो प्लेन इलाके हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इन इलाकों में आज बारिश नहीं हुई है, इस कारण से मौसम साफ रहा है, तो उसका जलस्तर घटा है सर। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जिस तरह से बता रहे थे कि उत्तराखंड में राजनाथ सिंह का दौरा भी है, वो हरीश रावत जो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर कि जब गृह मंत्री हैं केंद्र के, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा करके आएंगे उत्तराखंड में, शायद कुछ राहत भी दे के आएँ उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि हमेशा उत्तराखंड की सरकार ये कहती आई है कि पैसे का अभाव तो है ही, जिस तरह से वहाँ पर आपदा के बाद से हालात सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और अब जो स्थिति ये भी समझने में बड़ा मुश्किल हो रही है कि अब जब गंगा उफान पर है और तमाम नदियां उफान पर हैं, ऐसे वक्त में कब तक ये उफान, ये जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ये कम होगा, क्योंकि जब तक ये जलस्तर कम नहीं होता, राहत और बचाव कार्य में भी परेशानियां आएंगी। प्रदीप जी, अभी तो काफ़ी बरसात पड़ी हुई है, अभी अगस्त का महीना है, उसके बाद सितंबर में भी बारिश होती है अच्छी खासी, तो इतने दिन हैं अभी, इतने दिनों में आपको क्या लगता है कि अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो अभी हालात और बिगड़ने के आसार हैं क्या? देखिए, पहाड़ में कुदरत कब कहर ढा दे कुछ कह नहीं सकते। सितंबर क्या, वहां अक्टूबर नवंबर में भी हादसे हो सकते हैं और हादसों को कैसे टाला जा सकता है, इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी और उसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। अहम बात है कि कम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग को ठोस रणनीति बनानी होगी, जो कि अभी मुझे कहीं नजर नहीं आती। आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक हैं पीयूष रौतेला, उनको पौड़ी में जो गांव है, जो यमकेश्वर ब्लॉक का गांव है, गांव का नाम मालूम नहीं था, वो कहते कि ब्लॉक में से हमने 210 लोगों को निकाल लिया,
लेकिन उस गांव तक आप कब तक पहुंचेंगे? आप ब्लॉक का हवाला देके गांव की सूरत बताते हैं, और जबकि तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें कहते हैं ना कि एक चीनी कहावत है कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। तस्वीरें बयां कर रही है कि वहां पे जीवन कितना कष्टकर हो गया। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पे जब चौतरफा पानी हो और बीच में आप हो तो संघर्ष तो होगा ही। तिल मर रहे होंगे वहां पर लोग, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, मर रहे होंगे। और कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल, तो और वहां पर तिनका भी मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। यहाँ पर एक ब्रेक लिए रुकना होगा। प्रदीप जी, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और अब समझने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर हिमालय और प्रकृति क्यों रुष्ट हो गई है उत्तराखंड से। एक ब्रेक लिए रुकते हैं। तो प्रकृति का बर्ताव जो लगातार बदल रहा है उत्तराखंड के प्रति, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं चर्चा करने से पहले कि किस तरह से जो बारिश हो रही है लगातार उत्तराखंड में, उसने कहर बरपाया है। लोगों के सर से छतें छीन ली हैं, लोगों की जिंदगी बदतर कर दी है, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं लोग। किस तरह से वहां पर नदियां और बारिश कहर बरपा रही है, ये देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश फिर कहर बनकर टूट रही है। बादल फटने, मूसलाधार बरसात और भूस्खलन के चलते अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की नदियों के रौद्र रूप को देखकर बीते साल आई तबाही की यादें एक बार फिर ताजा हो गई। एक बार फिर गंगा में पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। देवभूमि ऋषिकेश में गंगा का पानी सड़कों पर ही नहीं, घरों में भी घुसने लगा। गंगा के तट पर मौजूद घाटों पर भी पानी चढ़ गया है। हालात ये हैं कि गंगा परमार्थ आश्रम तक पहुंच गई है। बीते साल जहां भगवान शिव की विशाल प्रतिमा थी, वहां आज गंगा का पानी पहुंच गया है। हालांकि इस बार वो प्रतिमा वहां नहीं है। उत्तराखंड में मोक्षदायिनी गंगा विकराल हो गई है। पहाड़ों से उतरकर गंगा मानो सब कुछ अपने अंदर समाने को तैयार हो। गंगा ने सबसे पहले ऋषिकेश के लोगों को डराया। यहाँ गंगा का पानी सड़कों पर इतना भर गया है कि जिससे ना तो घर की चौखट का कुछ अता पता है और ना ही सड़कों का। लगातार बढ़ रहे पानी से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर बैठने को मजबूर हैं। ऋषिकेश के मनसा देवी इलाके को पानी कभी छूता भी नहीं था, लेकिन आज इसकी सड़कें डूबी हुई हैं। लोगों के मकान पानी की चपेट में हैं। लोग परेशान और हैरान हैं। बस इंतजार है उन्हें इस बात का कि आखिर ये सैलाब कब यहाँ से जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश ने ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में सब जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इस तबाही के आगे प्रशासन भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये तबाही प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन के सामने आई है। रिपोर्टर 24x7 के लिए कुलदीप रावत के साथ शबनम सैफी की रिपोर्ट। तो ये स्थिति है उत्तराखंड के उन इलाकों की जो सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन फिलहाल वहां पर गंगा ने ऐसी हालत कर रखी है कि बेहद गंभीर मसला खड़ा हो गया। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रदीप जी से कि किस तरह से उत्तराखंड में हर साल बारिश हो रही है और साल दर साल हालात गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदीप जी, ये आप जो इलाके हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, ये मैदानी इलाके, देहरादून, यहाँ पर इस बार जो समस्या है वो विकराल हो गई है। आप रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, निकल नहीं पा रहे हैं, वाहन आधे आधे डूब गए हैं, सड़कों का पता नहीं कहाँ चले गई हैं सड़कें। इस स्थिति में अब सरकार को क्या करना चाहिए? और ये जो बदल गया है रुख, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून चपेट में आ गए कुदरत की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बार जिन इलाकों में ये बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है, आमतौर पे इन इलाकों में ऐसी भयावहता नहीं होती थी।
पहली मर्तबा ऐसी भयावहता यहाँ पे देखी जा रही है। पानी भरता था लेकिन इस तरह से इकट्ठा नहीं होता था। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मकानों के अंदर तक पानी गया हुआ है, लोग छतों में शरण लिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंचाई विभाग है उसको एन टाइम पे वहाँ की व्यवस्थाएं देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले से देखना पड़ेगा कि कहाँ नालियाँ चौक हो गई हैं, कहाँ ब्लॉक हुआ है पानी, कहाँ पानी ठहर रहा है। इस पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी। अब देखने में आता है कि जब बीमारी बढ़ जाती है तब उसका इलाज ढूंढा जाता है कि उसका इलाज तब शुरू करेंगे, पहले बीमारी होने दो। तो ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है, खासतौर पे ऋषिकेश की जहाँ की बात हो रही है, परमार्थ निकेतन की। ऋषिकेश में जहाँ बात हो रही है ये आपका ढालवाला इलाके की, ऋषिकेश में बात हो रही है आपके 14 बीघा की। ये इलाके ऐसे कि जहाँ पानी आता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन अगर पानी ठहर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि अब हिमालय का मिजाज बदल चुका है। तौर पर समतल जगह पर ही पानी ठहरता है और ढलान पर पानी नहीं ठहरता। लेकिन अब देखिए ना, आप देखिए कि इन जगहों में पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं हुई है, वो पानी इकट्ठा और अतिक्रमण भी बढ़ा। जिस तरह से हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऋषिकेश में बड़ी पावन जगह है और बिल्कुल अविरल गंगा रहती है वहां पर, लेकिन अब ऋषिकेश में भी अतिक्रमण की वजह से गंगा का वहां पर भी वो प्रदूषित होने लगी है। तो अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। तमाम होटल बन गए हैं, तमाम तरह की चीजें आधुनिक वहां पर आ गई हैं। ये भी एक बड़ी समस्या लगती है क्या आपको? बिल्कुल। एक बात यह भी है कि जितनी ज्यादा आवाजाही आदमी की नदी के नजदीक हुई है, उतना खामियाजा फिर आदमी को भुगतना पड़ा है। जितना नजदीक उसने बसावट की है उसका उतना ही नुकसान वहां देखने को मिला है। आप ऋषिकेश में देखिए या आप उत्तरकाशी में देखिए, जिस ढंग से उत्तरकाशी में नदी के किनारे जो होटल हैं वह चौपट हुए हैं, वह होटल बर्बाद हुए हैं। जी। एक चीज और भी, इस पूरे जो अब 2013 के बाद 2014 में जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें कई मौसम विभाग का जो किरदार रहा है। 2013 में भी मौसम विभाग ने बहुत ज़्यादा सटीक सूचना नहीं दे पाई और इसलिए जो सतर्कता थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस साल भी आपको लगता है कि वो भी फेलियर नज़र आता है? मौसम विभाग भी उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहा है हमारा जो सूचनाएं जो होती हैं पुख्ता तौर पे। बात सूचनाओं की नहीं, बात सबसे बड़ी बात है कि सामंजस्य भी नहीं आपस में। एक जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। हमने टीम वर्क नजर नहीं आता। टीम वर्क नजर नहीं आता, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया कि उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर टीम वर्क नजर नहीं आता है। जब टीम वर्क नहीं होगा तो उसका खामियाजा निरीह और गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, हम अगर आपदा प्रबंधन निदेशक से बात करते हैं कि क्या मौसम के बारे में क्या आपके पास जानकारी है, तो वो कहते हैं कि इस बारे में मौसम विभाग के निदेशक बता पाएंगे। तो कितना बड़ा मखौल है कि एक विभाग का मुखिया दूसरे विभाग के मुखिया से सामंजस्य, जबकि इन दो विभागों में सामंजस्य बहुत बड़ी चीज होती है, जरूरी चीज थी ना। इन दोनों में तालमेल होता है। मौसम विभाग बताता है कि भाई इतने टाइम तक जो है बारिश हो सकती है, आप अपनी ये व्यवस्थाएं रख लीजिए, लेकिन वो पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं ये सवाल आप मौसम विभाग के निदेशक से कीजिए, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें वहां पे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे में राहत और बचाव कैसे हो पाए? बिल्कुल प्रदीप जी, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और विराम के लिए रुकना होगा हमें। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पहाड़ों पर कुदरत इस तरह से बेरहम हो गई है। तो हालात वाकई बहुत ख़राब हैं और लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हालात सामान्य होंगे। और टीम वर्क की, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि टीम वर्क की कमी नज़र आती है आपदा प्रबंधन विभाग में और मौसम विभाग में, और ये दोनों ही विभाग एक दूसरे पर समस्याओं को टालते नज़र आते हैं। ये चीज़ें लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। हमारे साथ उत्तरकाशी से सुभाष चंद्रा जुड़ गए हैं। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी सुभाष, किस तरह की चीजें अब वहां पर कर रहा है एनडीआरएफ या आपदा प्रबंधन विभाग वहां की समस्याओं से निपटने के लिए, और मौसम की क्या जानकारी है अब तक? मौसम अभी कब तक और खराब रहेगा? जी शिवम, देखिए उत्तरकाशी में अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो लगातार ही आज सुबह से ही चटक धूप के साथ यहाँ पे दिन की शुरुआत हुई है। और उत्तरकाशी में फिलहाल ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है कि जिसको लेकर की पूरा प्रशासन और शासन पूरी तरीके से हिला हो। फिलहाल उत्तरकाशी में स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि लगातार ही ऊपरी इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते की गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल उत्तरकाशी में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और देखी भी जा रही है। जी
जानना चाहेंगे कि यमुना घाटी और गंगा घाटी दोनों इलाकों में इस टाइम कहाँ ज्यादा बारिश का कहर है, कहाँ ज्यादा इस टाइम परेशानी नजर आ रही है? जी देखिए, फिलहाल तो गंगा घाटी में ही भारी बारिश की संभावना थी और भारी बारिश हुई भी, जिसके चलते कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ा है और गंगा की जो सहायक नदी है अच्छी गंगा में भी लगातार जल स्तर बढ़ा है। लेकिन जो यमुना घाटी की अगर बात की जाए तो यमुना घाटी का जो क्योंकि यमुना घाटी में यमुना नदी बहती है तो उसका जल स्तर लगातार ही कम हुआ पड़ा है, जिसके चलते कि पूरी जिले में क्योंकि जिले में गंगा घाटी और यमुना घाटी दो घाटियों को मिलकर एक जिला बनता है, जिसके चलते कि पूरे जिले में अभी भी शांति का माहौल बना हुआ है। सुभाष जोशियाड़ा में, उत्तरकाशी बाजार में, मोरी में या हरसिल की कुछ खबरें हैं आपके पास? जी देखिए, हरसिल का जो क्षेत्र है, चूंकि हरसिल का क्षेत्र गंगोत्री धाम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से गंगोत्री राजमार्ग गंगनानी में गंगोत्री राजमार्ग का 100 मीटर हिस्सा ढह गया था, जिसके चलते कि पिछले 17 दिनों से गंगोत्री धाम का देश और दुनिया से क्योंकि संपर्क कटा हुआ है, क्योंकि गंगोत्री राजमार्ग जो है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो वहाँ पे चौकी है, जो सीमा है भारत और चीन को जोड़ने वाली जो सीमा है, वहाँ पे जितने भी ITBP और आर्मी के जो जवान रहते हैं वो भी पूरी तरीके से पिछले 17 दिनों से अलग थलग पड़े हुए हैं। तो हालांकि सीमा पर रहने वाले जवानों के सामने खाद्यान्न सामग्री का संकट तो पैदा हो ही गया है, लेकिन फिलहाल जो उपला टकरोर यानी कि गंगोत्री घाटी से जुड़ने वाले जो दर्जनों गांव हैं वो भी अलग थलग पड़े हुए हैं और उनके सामने भी खाद्यान्न संकट गहरा चुका है, क्योंकि गंगोत्री धाम को जोड़ने वाला जो गंगोत्री राजमार्ग है वो पूरी तरीके से जगह जगह भूस्खलन के चलते बंद हुआ पड़ा है। चलिए सुभाष, ये बात तो गंगोत्री राजमार्ग की है। यमुनोत्री राजमार्ग में यमुनोत्री की क्या स्थिति है? देखिए, यमुनोत्री राजमार्ग हालांकि 2 से 3 जगह पे हालांकि बाड़िया और सिलाई बैंड 2 जगह वहाँ पे लैंडस्लाइड वाले यानी कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जो वहाँ पे है, वहाँ पे लगातार ही भूस्खलन के चलते यमुनोत्री राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में 2 गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम पड़ते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम पड़ते हैं और उनमें से 2 धाम उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। तो गंगोत्री धाम तो पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो यमुनोत्री धाम है वो लगातार भूस्खलन के चलते बाड़िया और सिलाई बैंड के पास लगातार भूस्खलन के चलते बंद है। सुभाष जोशियाड़ा, सुक्की, बुक्की, मोरी, पुरोला, इन इलाकों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, ये दुर्गम क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से ये दुर्गम क्षेत्र है और लगातार यहाँ पे भारी बारिश के चलते लगातार ही भूस्खलन संभावित ये क्षेत्र है और भूस्खलन सक्रिय है। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। तो इसमें जो मोरी का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से देश और दुनिया से के साथ ही जोड़ते हुए जिला मुख्यालय से अलग थलग पड़ा हुआ है। तभी सुभाष, हम आपसे पूछ रहे हैं कि देश और दुनिया को मोरी के बारे में जानकारी नहीं है। आप जिला मुख्यालय में हैं, जिला मुख्यालय से कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिला मुख्यालय में हालांकि जिलाधिकारी जिला मुख्यालय में बैठते हैं, जिले के पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय में बैठते हैं, लेकिन जो मोरी का क्षेत्र है क्योंकि उधर हिमाचल बॉर्डर से वो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इधर उत्तरकाशी जिले का वो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पे लगातार ही जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया उसके चलते वो पूरी तरीके से। सुभाष, क्या दुनिया को खबर नहीं है, लेकिन आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां खबर लेने पहुंचे हैं, क्या अब उनका दौरा खत्म हो गया है, वहां पहुंचे हैं या फिर अभी उन्हें आना है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आज हालांकि देहरादून राजधानी में दौरा था, उसके बाद उन्होंने उनको वो प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी दौरा करना था। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, जो उनका दौरा था पहाड़ों की राजधानी यानी मसूरी नाम से एक विकसित है, उनको मसूरी में आना था, लेकिन उत्तरकाशी और उसके समकक्ष जितने भी जिले हैं, चाहे वहाँ पे टिहरी है, पौड़ी है, चमोली है, श्रीनगर है, वहाँ पे उनकी तो फोन लाइन कट गई है। मौसम खराब है उत्तराखंड में, तो ये भी कारण है, वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन सुभाष इस तरह से बता रहे थे कि अभी राजनाथ सिंह वहाँ नहीं पहुँचे हैं और शायद उनका दौरा वहाँ पर वो ना जाएं।
मसूरी इलाके में उनका दौरा हो सकता है, लेकिन हालात वो बता रहे थे कि बेहद ख़राब हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिन हिस्सों का जिक्र किया सुभाष ने कि वहाँ वो देश दुनिया से अलग हुए हैं, अब उन हिस्सों के बारे में समझना चाहेंगे। कितनी आबादी वहाँ रहती है, क्या किन लोगों को वहाँ पर परेशानी हो रही है और उनका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है वहाँ पर? देखिए, सामरिक महत्व से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ये चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका, ये आईटीबीपी के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किस हाल में वहाँ के लोग रह रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं है इस टाइम पे वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश हो रही है, पानी बढ़ गया है और ऐसे में बीमारियां बढ़ती हैं। शिवम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीमारियां जब वहां पे सुबह होने लगती हैं तो जब आदमी को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में दवाई कैसे नसीब हो पाएगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये है अपना जीवन बचाना, ऊपर से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उससे संघर्ष करना, उससे निजात पाना, ये दोहरी मार है वहां पे। और मैं आपको बता दूं कि जहां जहां ये बारिश का पानी पहुंच रहा है, जहां जहां ये विकराल रूप ले रहा है, वहां स्वतः ही जो है बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों को दो तरफी मार झेलनी पड़ रही है। प्रदीप जी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आनंद जी, किस तरह का मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में? वैसे तो मौसम ने पिछले 3 दिनों से वहां पर जिस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं वो तो लगातार गंभीर होते ही जा रहे हैं। आनंद जी, आगे कैसे रहने वाला है मौसम उत्तराखंड में? जी, ये मौसम तो कल से ही सुधर गया है। जो 16 तारीख से हमने कोई चेतावनी नहीं दी है, 16 तारीख से ही मौसम ठीक हो चुका है यहाँ पर, और आज भी मौसम ठीक है। और हमने कहा था कि मौसम जो अब कोई चेतावनी नहीं है, कोई भारी वर्षा नहीं होने वाली है, हल्की या मध्यम जगह में बौछार पड़ सकती है, अन्यथा मौसम की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगले 2-3 दिन के अंदर। आनंद शर्मा जी, ये आप देहरादून, हरिद्वार की बात कर रही हैं या फिर हम बात करें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम कैसा रहेगा? ऊंचाई वाले इलाकों में तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। जी, पहले प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये जो पौड़ी में जो स्थिति है, पौड़ी के बारे में क्या कहना है आपका? पौड़ी में तो देखिए, हम लोगों ने जब बीच में 14 और 15 तारीख को हमने वार्निंग इशू की थी, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली देहरादून, टेहरी और पौड़ी और नैनीताल इलाकों में कहा था लोगों को कि भारी वर्षा हो, सतर्क रहे। तो बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। और जो चेतावनी थी वो उत्तरकाशी वगैरह, चमोली के लिए नहीं लगाई गई थी, क्योंकि वहां हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हुई भी नहीं है। तो अभी भी यदि आप बात करें, चाहे पहाड़ हो या प्लेन हो, इस समय वर्षा हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं लोकल कारक से जहाँ नमी होती है, पहाड़ है, हीटिंग हो जाएगी, इक्का दुक्का जगह पे हल्की या मध्यम बौछार पड़ सकती है, अन्य ज्यादातर जगह में। तो शायद संपर्क नहीं, टूट गया हमारा। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब बारिश नहीं होगी ज़्यादा वहाँ पर और हालात सामान्य होने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि जो पहले चेतावनी उन्होंने दी थी वो चेतावनी सीधी सही साबित हुई है। लेकिन फिलहाल ऊंचाई वाले इलाकों में उन्होंने कहा कि बारिश ज़्यादा नहीं होने वाली थी, मैदानी इलाकों में बारिश होने वाली थी और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। प्रदीप जी, एक चीज़ और बड़ी यहाँ पर निकल कर सामने आती है। जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और आप जो इलाके आईटीबीपी के हिस्से आते हैं और जो देश दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, आपने वहाँ की समस्याओं का जिक्र किया, वाकई बेहद गंभीर समस्याएं हैं वो। लेकिन आपको क्या लगता है, जो ये विकसित करने की बात चल रही है हिमालयन रेंज को, उसका फ़ायदा उन इलाकों को पहुँचेगा? और अगर ये पूरे हिमालयन रेंज विकसित होती है तो जाहिर तौर पर अतिक्रमण होगा। तो इन दो चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? नहीं, देखिए, विकास के लिए कुर्बानी देना एक तय बात है। आप देखिए, टिहरी डैम जब बना था तो टिहरी डैम का भी विरोध हुआ था, लेकिन टिहरी डैम से बिजली भी उत्पन्न हुई, विकास भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रोड मैप किस आधार का है, आपका नजरिया क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देके अगर आपने थोड़ा सा विकास कर लिया तो वो विकास किस काम? बिल्कुल बिल्कुल। होना तो ये चाहिए कि थोड़ी सी कुर्बानी देके और ज्यादा से ज्यादा विकास मिले। तो सबसे बड़ी बात यह कि हिमालयन रेंज में अगर ये बात हो रही है तो केंद्र सरकार की योजना कारगर साबित होगी, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों के सुझावों को कितना स्वीकार किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी तो है कि जब पहले 2013 में जो चीज़ें हुई थी सभी को पता है, उनका बहुत जिक्र करना भी सही नहीं है। उन समस्याओं के बाद तमाम तरह के विश्लेषण आए, तमाम तरह के सर्वेक्षण हुए, तमाम तरह की चीज़ें होती रही, समीक्षा की गई और चिंतन हुआ, सरकार से लेकर नीचे तक हर विभाग में चर्चा की गई। लेकिन अब भी आप बता रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ पर वो इलाके पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए।
अभी तक हम लोगों ने उनको एक सुरक्षित जगह महसूस नहीं दे पाई है, तो हम किस काम की हमारी सरकार है? ये भी तो सवाल उठता है ना। नहीं, देखिए पिछले एक साल का अगर हम विश्लेषण करें तो पिछले एक साल देश में राजनीतिक बदलाव का युग रहा है। हाँ। देखिए पहले तो जिस टाइम पे उत्तराखंड में ये आपदा आई थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा जी। फिर विजय बहुगुणा को कहा गया कि वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। हाँ। उनको हटाया गया। फरवरी में मुख्यमंत्री बने हरीश रावत। हाँ। उसके बाद जो स्थिति आई उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए। इन सब चीजों में कौन पिस गया? इन सब चीजों में पिस गया विस्थापित आदमी, पीड़ित आदमी, जिस आदमी ने आपदा का दंश झेला है। वो बेचारा गरीब आदमी वहां पिस गया। और सरकार की जो योजनाएं थी वो मैं आपको बता दूं कि एक साल छोड़िए आने वाले एक साल में भी उस ढंग से लागू नहीं हो सकती। ये भी तो सिद्ध होता है कि जो सियासी गतिविधियां हो रही थी, राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, चाहे वो सूबे में हो रही हो चाहे वो देश में हो रही हो, वो निजी स्वार्थ के लिए हो रही थी। उन्हें किसी से मतलब नहीं था कि समाज हाशिए पर जा रहा एक ऐसा वर्ग है जो हर साल झेलता है इतनी पीड़ा कुदरत की, प्रकृति की। उसका ना राजनीतिक दलों को कोई फर्क था और ना वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको कोई फर्क था। बिल्कुल सही बात है। जब कुर्सी सामने नजर आ रही हो, कुर्सी की लड़ाई हो, उसमें आम आदमी, उसमें परेशान आदमी की फिक्र करने की किसी को नहीं पड़ी हुई थी। सबको नजर आ रहा था कि कहाँ किसका राजनीतिक भविष्य मजबूत होता है, सत्ता की चाबी किसके हाथ में आती है और किसको जो है मलाईदार विभाग मिलता है। आप देखिए कि कभी भी हमने उत्तराखंड के प्रतिनिधियों को विकास कार्य को लेके या फिर जो है कि वहां की समस्याओं को लेके लड़ते हुए नहीं देखा। वहां मंत्री पद को लेके लड़ाई होती, बिल्कुल बिल्कुल वहां मंत्री पद को लेके लड़ाई होती। दिल्ली और देहरादून की दौड़ ही इस बात की होती है कि फलाने को हटाओ और फलाने को बनाओ। इस टाइप की वहां पे राजनीति होती है। तो इसमें जो दिक्कतें सबसे ज्यादा आती हैं, इसमें स्थानीय जनता को झेलना पड़ता है। हाँ, अब बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल ये भी है कि जब सत्ता परिवर्तन हो गई है, अब केंद्र में कांग्रेस नहीं है, हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस है, लेकिन अभी तक जो 2.5 महीने की सरकार हुई है और हरीश रावत के आने के बाद क्या कोई खाका खींच पाए हैं ये दोनों दल और दोनों ये बदलाव जो उत्तराखंड के इस हालात के लिए, इस हालातों से निपटने के लिए कोई खाका खींच पाए हैं क्या? देखिए अभी जो स्थितियां हैं ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में उत्तराखंड में क्या होने वाला उसकी मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं। उत्तराखंड के जनमानस में एक आवाज़ उठने वाली है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार आखिर उत्तराखंड का कब दौरा करेंगे। हाँ, उत्तराखंड का दौरा कब करेंगे नरेंद्र मोदी? ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी आवाज उत्तराखंड के आवाम से उठने वाली है। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उत्तराखंड सरकार चाहे तो मैं केदारनाथ धाम को फिर से विकसित कर दूंगा, लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार मुझे इस बात की इजाजत दे। उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि हम इस काबिल है, हम ये व्यवस्था करेंगे, कृपया आप ऐसा ना करें। लेकिन आज नहीं चाहिए। लेकिन आज उत्तराखंड का हर आदमी ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी आज तो आप तो नए किरदार में हैं, आपके पास पूरे देश को कहीं भी विकसित करने का अधिकार है। ऐसे में आप 2.5 महीने के कार्यकाल में आपका उत्तराखंड दौरा नहीं हुआ, जबकि 2 मर्तबा आपने जम्मू कश्मीर का दौरा कर लिया है, महाराष्ट्र का दौरा कर लिया है। जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां दौरे हो रहे हैं। लेकिन पहाड़ की जो समस्याएं हैं, पहाड़ में जो आम आदमी परेशान है, पहाड़ में जो लोग पिछले 1 साल से आपदा का दंश झेल रहे हैं, उनकी दुख दर्द सुनने कब आएंगी? सुबह मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2-3 दिनों में इस तरह की आवाजें काफी आने वाली और उठनी भी चाहिए, जायज सी बात है, उठनी भी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं वो अपने हर मंच से, और अभी तक जहां जहां वो गए हैं, वो पहाड़ी इलाकों में जहां जहां गए हैं, वहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि पहाड़ों को विकसित कैसे किया जाए, पर्यटन पर बढ़ावा देने की बात की है। उत्तराखंड में पर्यटन की कोई कमी नहीं है, असीम संभावनाएं हैं वहां पर्यटन को विकसित करने की, और पर्यटक जाते भी हैं वहां पर। लेकिन इन पर्यटकों के आवागमन और वहां की प्राकृतिक जो संरचना है उसके बीच जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब नरेंद्र मोदी को इंटरफेयर करना चाहिए ना, वो टेक्नोलॉजी का जिक्र करते रहे। यहाँ पे सुबह में एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जहां जहां प्रधानमंत्री गए, अक्सर उन्होंने केदारनाथ आपदा का जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि 5 सांसद उत्तराखंड से हैं और दोषी भी ठहराया, मौजूदा राज्य सरकार को उन्होंने दोषी ठहराया था। केंद्र सरकार को कहा था कि अच्छा तालमेल नहीं हुआ था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, लेकिन उसमें तालमेल नहीं हुआ था। लेकिन अब तो केंद्र में एनडीए की सरकार है,
अब उत्तराखंड की आवाम, उत्तराखंड की जनता सीधे तौर पे प्रधानमंत्री से ये सवाल करने वाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हालात कब सुधरेंगे, हमारे बुरे दिन कब दूर होंगे। अच्छे दिन की बात तो उत्तराखंड और जो भरोसा लिया था उस वक्त जब वो चुनावी कैंपेन में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने जो भरोसा, जो वादे किए थे और जो चीज़ें कही थी उत्तराखंड की आवाम से, उन्होंने कहा कि आप मुझे दिल्ली भेजिए, हम आपकी तकदीर बदल देंगे, कुदरत का जो कहर बरपता है वो सब, हर तमाम तरह की बातें की थी। और अब जब वहां की आवाम ने 5 की 5 सीटें दे दी बीजेपी को, उत्तराखंड कांग्रेस से छीन के, अब तो फर्ज भी बनता है, जाहिर तौर पर फर्ज बनता है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी, वहां का जो आदमी कहता है हमें बहुत अच्छे दिन की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे जो बुरे दिन हैं, बुनियादी जरूरतें, एक ब्रेक लिए प्रदीप जी रुकना होगा हमें। तो आम आदमी की तो आस यही है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कुछ ना करें, कम से कम यही कह दें कि रोटी कपड़ा और मकान मुहैया होता रहे, क्योंकि दुर्गम इलाकों में बेहद गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं, एक एक टुकड़े को मोहताज है वहां के लोग। एक ब्रेक ले रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे और उत्तराखंड का जिक्र तो लगातार कर ही रहे हैं कि उत्तराखंड से जो वादे किए थे, कितनी वादा खिलाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं, प्रदीप जिस तरह से बता रहे थे प्रदीप जी की अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड की आवाम जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी को ही, वो ये कहने वाली है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आप हमें देखने तो आ जाइए। बुनियादी ज़रूरतों की बात तो बाद में करते रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ आज की बात तो कर ही रहे हैं, अच्छे दिनों की उम्मीद तो दिला ही रहे हैं। बिल्कुल। ये प्रदीप जी, अब एक सवाल आपने जिस तरह से उठा दिया है कि प्रधानमंत्री को वहां बुलाने की और वहां दौरा करने की आवाज उठने वाली है उत्तराखंड के लोगों के द्वारा। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री अगर चाहें, उत्तराखंड पर विशेष तौर पर ध्यान दें, तो जो हालात ऐसा लगता है कि सुधरने वाले नहीं हैं, वो सुधर सकते हैं? क्यों नहीं शुभम, सबसे बड़ी बात यह है तो एक बार प्रदीप जी रुक, हमारे साथ पौड़ी से जिलाधिकारी पौड़ी के चंद्रशेखर जी जुड़ गए। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, अब वहां पर पौड़ी में जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ रहे थे मौसम की वजह से, क्या सुधार आया है उनमें? अब काफी सुधार आया। हमने कम से कम जो है 2 दिन में जी 406 में लोग रेस्क्यू किए हैं और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है उनको। उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। चंद्रशेखर जी, कलजी खाल, द्वारी खाल और यमकेश्वर, इन 3 ब्लॉकों में ज्यादा नुकसान हुआ था। तो द्वारी खाल का वो कौन सा गांव था और कलजी खाल का कौन सा गांव था जहां पे ज्यादा हादसा हुआ है? हमारा मेन इलाका जो है सबसे ज्यादा हमारा हुआ है यमकेश्वर ब्लॉक सबसे ज्यादा हुआ। कलजी खाल में तो परसों वो जो 2-4-5 डेथ हो गई थी जो है, लेकिन वहाँ तो स्थिति सामान्य है। लेकिन यमकेश्वर में जो है आज कंट्रोल हो पाया जो है। जी, कलजी खाल में कौन सा इलाका है? कलजी खाल ब्लॉक का कौन सा गाँव आप बता रहे हैं? अभी कलजी खाल में तो अभी रनिंग गाड़ी में आपने नहीं मिला है ना, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा अपने उसमें जी। और यहाँ द्वारी खाल में चंद्रशेखर जी वो फरसुली गांव था ना, फरसुली गांव। हाँ, वहाँ 3 लोग दब गए थे, 2 निकाले हैं। एक एसडीआरएफ की, हमारे एनडीआरएफ की लगी हुई, उसको निकालने रेस्क्यू में लगी हुई, लगातार कल से लगी हुई है वो। जी चंद्रशेखर जी, पौड़ी में हालात सामान्य हो, आम आदमी को जो है जीवन उसका रफ्तार पकड़े, गति पकड़े, आम आदमी की जिंदगी पटरी पे लौटे, यही हम उम्मीद करते हैं। सतपुली के बारे में क्या जानकारी है? सतपुली के नया नदी के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, सतपुली में हमारा रास्ता कल बंद था। काफी लोग हमारे वहाँ रुके हुए थे, रात को बस फंस गई थी। हमने 7-8 लोगों के खाने की व्यवस्था करी। लोकल पुलिस, हमारे प्रशासन, वीडियो लगे थे उसमें। 7-8 लोगों को रात को ढाबों में खाना खिलाया गया। वो रास्ता 1 बजे रात खुल गया, उनको रवाना कर दिया जहाँ हमको जाए। चंद्रशेखर जी, कोटद्वार और दुगड्डे के बीच में जो 5 मील है, वहां से भी कुछ खबरें आ रही है कि 5 मील के पास सड़क टूटी हुई है। रास्ता चालू है, दिल्ली तक रास्ता चालू हो गया। अच्छा, रास्ता बंद हो गया। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह के हालात वहाँ हैं, वो कह रहे थे काबू में आ गए हैं हालात, और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर काम कर रही हैं और लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है कि जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा सके। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल ये भी है कि सुरक्षित जगह कौन सी है वहां पर जहां लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि हर जगह तो बारिश कहर बरपाई रही है। शुभम, मुझे कहीं ना कहीं शक नजर होता है, संदेह नजर होता है जिला अधिकारी साहब के इन दावों में।
जब मैंने उनसे सवाल किया कि कलजी खाल का कौन सा गांव है, तो 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए जिले अधिकारी साहब को ये मालूम नहीं कि कलजी खाल में किस गांव में हादसा हुआ है। जब मैंने उनसे कहा कि यमकेश्वर का कौन सा गांव, तो उन्होंने कहा कि यमकेश्वर ब्लॉक का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन गांव आपने स्पष्ट नहीं किया। और काफी दिमाग पे कसरत करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, द्वारिकाल का फरसुली गांव है। तो आप लगा लीजिए कि कितना वहां का प्रशासन चौकस है, प्रशासनिक कार्य कुशलता, इन सब बातों से सवालिया निशान लगते हैं। क्योंकि डीएम सबसे बड़ा अधिकारी जिले का और जिनके आदेश पे सारे काम होने हैं, बिल्कुल सारी व्यवस्था ही डीएम के आदेश पे होनी है। उनको ही उन गांव का नाम मालूम नहीं है, वो जिला मंडल, वो माफ कीजिएगा, वो ब्लॉक मुख्यालय का नाम लेके बात को टाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या वहां पे मदद हो रही है। तो गंभीरता सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रशासन ही ये इस तरह की हरकतें कर रहा है और गंभीर नहीं है। सरकार के नजरिए से क्या देखा जाए, सरकार गंभीर है क्या? सरकार अगर आदेश देगी तो क्यों नहीं करेगा? नहीं, देखिए, जैसे कि आपने पहले सवाल किया था, मैं उसको उत्तर देता हूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री वहां का दौरा करते हैं, तो प्रशासनिक अमला, जो सरकारी मशीनरी है, वो हरकत में आ जाएगी। प्रधानमंत्री का दौरा भले ही हवाई दौरा हो, भले ही वो एक हवाई दौरा करें और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करें, उसमें चाहे वो केदारनाथ का इलाका हो या फिर देहरादून के इलाका हो, एक हवाई दौरा भी करे। अगर प्रधानमंत्री जमीन पे नहीं भी उतरते हैं, हवाई दौरा भी करेंगे, तो सुबह मैं बताऊं कि वहां की प्रशासनिक मशीनरी है वो हरकत में आ जाएगी। अभी हो क्या रहा है, अभी मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी बात नहीं कि वो चिंतित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सामने चुनौती है अपने आप को साबित करने की, बिल्कुल अपने आप को साबित करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होगा ये कि वो केंद्र से मदद मांगेंगे, वो केंद्र से कहेंगे हमें आर्थिक मदद दीजिए, बस ये जो मदद का खेल है, ये अनुदान का जो खेल है ना, इस खेल में जो है कि आम आदमी पिस रहा है। और ये जो चर्चाएं होती है, वार्ता होती है, जो बैठक और मीटिंग्स चल रही हैं, बंद कमरों में चल रही है, सुरक्षित जगहों पर चल रही हैं, उनसे पूछिए जो वहां पर गर्दन तक पानी में डूबे खड़े हैं, उनके घर और वो खड़े हैं, उन्हें खाना बनाने की तो बात दूं, खाना बनाए क्या, ये भी सवाल, ये भी एक सवाल है। एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। और सुबह मैं यहाँ पे मीडिया की भूमिका की इसलिए तारीफ करूंगा कि पहले मीडिया में उत्तराखंड की जो तस्वीर दिखाई देती थी, वो बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती थी। वो दिखाते थे औली, नैनीताल या फिर पहाड़ों की रानी मसूरी। लेकिन पिछले 1 दशक से मैंने जो महसूस किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो पहाड़ के दर्द को सामने ला रहा है। वो बता रहा है कि पहाड़ में पहाड़ जैसी जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब समझाने के लिए प्रदीप जी। आप बहुत करीब से समझते हैं उत्तराखंड को। तो पहाड़ों पर जिंदगी जीने के लिए पहाड़ का कलेजा चाहिए, ये बहुत साफ है, क्योंकि पहाड़ों पर रहना इतना आसान नहीं है। आए दिन प्रकृति भी प्रकोप बनकर वहाँ पर अपना सब कुछ दिखाती रहती है और बर्बाद करती रहती है, चाहे वो आपकी फसलें हों और चाहे वो आपके आशियाने हों। और पिछली 2013 में जो आपदा आई थी वो एक सबूत था। वजह क्या है ये अभी तक सब जानते हैं कि वजह क्या है, क्यों अतिक्रमण बढ़ रहा है, क्यों पर्यटन के लोग जो जाते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस तैयार नहीं की गई हैं, और क्यों उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के प्रशासन और केंद्र सरकार में तालमेल नजर नहीं आता, क्यों आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग में बीच में टीम वर्क नजर नहीं आता। ऐसे तमाम ज्वलंत सवाल हैं जो उठते रहेंगे और तब तक उठते रहेंगे जब तक उत्तराखंड की समस्याएं खत्म नहीं होती, और खत्म तो कम दूर छोड़ दीजिए, कम नहीं होती। तो फिलहाल इस उत्तराखंड के जो सब कुछ चल रहा है उत्तराखंड में इस वक्त मौसम और प्रकृति के लिए, उसमें इतना ही। और आप देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।